हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आपका एजुकेटर चंदन सर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स के ऊपर, और ये मेरा पहला लेक्चर है ऑन क्लास 10th हिस्ट्री। तो बच्चों, मैं इस लेक्चर को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, और यदि बच्चों आपने अभी तक सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो बच्चों, आज मैं इस लेक्चर को हमेशा की तरह आज के एक फेमस कोट से शुरू करने जा रहा हूं। तो आज का जो फेमस कोट है यह कहता है, नेशंस हुज नेशनलिज्म इज डिस्ट्रॉयड आर सब्जेक्ट टू ruin। इसका अर्थ ये बच्चों कि उन देशों में जहां पे राष्ट्रवाद नष्ट हो चुका है वो देश बर्बादी के कगार पे हमेशा खड़ा रहता है। तो बच्चों, इस फेमस कोट को लीबिया के फॉर्मर राष्ट्रपति ने दिया था। तो बच्चों, आप देखिएगा कि राष्ट्रवाद जो है देश के निर्माण के लिए और देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रवाद के ही कारण लोगों के बीच में एकता बना रहता है, और राष्ट्रवाद लोगों के अंदर जो है वो अपने देश के प्रति मान सम्मान और गर्व की भावना को बढ़ावा देता है। इसीलिए देश में राष्ट्रवाद का बना रहना जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो नेशनलिज्म को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सेंस ऑफ वननेस born out of sharing the same geographical territory, the same culture and history with similar aspirations to be independent of foreign domination। राष्ट्रवाद एक एकता की भावना है जिसका जन्म होता है जब लोग जो है वो एक साथ भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, साथ में उनका जो संस्कृति विरासत जो है वो एक समान है और सभी का इतिहास एक समान है, और सभी के अंदर यह भावना है, यह उम्मीद है कि सभी लोग एक न एक दिन आजाद होंगे विदेशी प्रभुत्व से। तो यही होता है राष्ट्रवाद। तो आप देखिएगा, राष्ट्रवाद को सिंपली हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द मदरलैंड इज कॉल्ड द नेशनलिज्म। तो बच्चों, हमारे देश में नेशनलिज्म जो है वो ब्रिटिश रूल के समय में बहुत तेजी से बढ़ा, और इसी नेशनलिज्म के कारण हमारा देश जो है वो काफी संघर्ष और बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस से जो है वो आजाद हुआ ब्रिटिश रूल से। बच्चों, राष्ट्रवाद ने ही जो है आज हम सभी को एक आजाद देश में रहने का मौका दिया है। तो बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, और आज का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू राइज इन नेशनलिज्म। ब्रिटिश रूल के समय में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। आइए अब उनमें से कुछ फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, आप देखिएगा कि इंडिया में जो नेशनलिज्म बढ़ा उसका जो प्रमुख कारण थे वो कुछ इस प्रकार से थे। पहले, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट and contributed during the British rule brought Indians close। इसका अर्थ ये बच्चों कि जब ट्रांसपोर्ट में विकास हुआ तब जो लोग थे भारत के वो एक दूसरे के साथ मिले जुले आसानी से, और इससे भारतीयों के बीच में जो है वो आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ा। भारतीय जो है वो एकजुट हुए और उनको यह एहसास हुआ कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के समय इंडियंस के ऊपर तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। इन सभी चीजों से जो है काफी ज्यादा अब भारतीय जो है नाराज हुए ब्रिटिश रूल से, और उन्होंने ये तय किया कि इंडियन जो है वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ संघर्ष करेंगे, और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक भारत में ब्रिटिश रूल का अंत न हो जाए। दूसरा पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंक्रीज्ड
the unemployment and poverty along with poor administration of British government resulted in frequent famine। इसका अर्थ है बच्चों कि हमारे देश में जो भी ब्रिटिश रूल था उसमें डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अपनाए जाते थे, जिनमें भारतीयों के साथ तरह तरह के भेदभाव किए जाते थे, और इन्हीं डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के कारण हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी बढ़ा, और साथ में जो ब्रिटिश रूल था वो किसी भी तरीके से ध्यान नहीं देते थे हमारे भारतीय लोगों के वेलफेयर के ऊपर। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था ब्रिटिश रूल का वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता था, जिसकी वजह से हमारे देश में समय समय पे अकाल पड़े और इन अकाल में लाखों भारतीय जो है उनकी मौत हो गई। और आप देखिएगा 20वीं सेंचुरी में जो फेमाइन आया था बंगाल में, उसमें लाखों भारतीय जो है वो मृत्यु को प्राप्त किए। इन सभी चीज़ों से भी जो भारतीय थे काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए और भारतीय जो है एक होकर के ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का पूरा ऐलान किया। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी। हमारे देश में ब्रिटिश आर्मी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारतीयों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में शामिल करने का काम करते थे। जो भी भारतीय ब्रिटिश आर्मी में शामिल होते थे उनको सैलरीज कम दिए जाते थे, साथ में उनका प्रमोशन भी नहीं होता था, और इंडियंस को कई बार ब्रिटिश आर्मी के द्वारा फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने के लिए। ये बात जो है वो इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था और जो इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश रूल से नाराज थे। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया मेड इंडियंस अवेयर अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर्स एंड प्रमोटेड यूनिटी अमंग इंडियंस। हमारे देश में जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो उस कंडीशन में जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में बुक्स लिखे, मैगजीन्स निकाले, और इन बुक्स और मैगजीन्स के मदद से जो भारतीय थे उनको ये बताया गया कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के वजह से इंडिया और इंडिया के लोगों का जो है वो नुकसान हो रहा है, और किस तरीके से जो भारत का संसाधन है उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा लूटा जा रहा है। तो आप देखिए बच्चों कि एक फेमस बुक था दादा भाई नौरोजी का जिसका नाम था पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल। इसमें दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, और इकोनॉमिक कंडीशन जो इंडिया का था वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो गया था। साथ में आप देखिएगा हिंद स्वराज में गांधी जी ने बताया था कि अंग्रेजों के जो है गलत नीतियों के कारण बहुत ज़्यादा जो है वो समस्याओं का सामना भारतीयों के द्वारा किया जा रहा है भारत में, और गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जब तक एक नहीं होंगे तब तक ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया से समाप्त नहीं होगा और भारत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बन पाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ उसके मेन 3 फेजेस थे, और इन फेजेस के नाम है मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। तो मॉडरेट फेज जो है वो 1885 से लेकर के 1905 तक चला। मॉडरेट फेज में मॉडरेट लीडर्स हुआ करते थे जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और ये जो मॉडरेट लीडर थे यह पीपीपी का सहारा लेते थे हमारे देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो अपने संघर्ष को करने के लिए। और ये पीपीपी का मतलब है प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। तो जो मॉडरेट लीडर थे वो ब्रिटिशर्स से प्रार्थना करते थे, साथ में विरोध भी करते थे शांतिपूर्वक ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स से जो है वो तरह तरह के जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट किया करते थे जिनसे ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस को ज़्यादा मात्रा में एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करे और इंडिया के वेलफेयर के लिए काम करे। जो मॉडरेट फेज था उसका असर जो था वो ब्रिटिशर्स के ऊपर
नहीं पढ़ रहा था। जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके बातों को ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं सुना जा रहा था, और इससे जो हमारे देश का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो कमजोर होते चला जा रहा था। नेक्स्ट जो फेज आता है नेशनलिस्ट मूवमेंट में, उसका नाम है एक्सट्रीमिस्ट फेज। ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है वो 1906 से लेकर के 1918 तक चला, और इस फेज में जो भी लीडर्स हुए वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हुए। और 3 फेमस लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट फेज के थे। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अभी ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनका मानना था कि यदि ब्रिटिशर्स को मुंहतोड़ जवाब देना है तो हिंसा का सहारा जो है इंडियंस को लेना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो फोकस करते थे सेल्फ रिलायंस के ऊपर। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर होना, स्वदेशी के ऊपर। स्वदेशी का मतलब है अपने देश में बने हुए गुड्स का ही इस्तेमाल करना और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना। और साथ में कंस्ट्रक्टिव वर्क, मतलब कि वो योजनाबद्ध तरीके से काम करना, ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष करना, ताकि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में खत्म हो सके। तो आप देखिएगा कि जो मॉडरेट फेज में जो मॉडरेट लीडर का काम करने का तरीका था, उससे अलग तरीका एक्सट्रीमिस्ट फेज में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने अपनाया था। जो भी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर थे, उनका मानना था कि याचना से नहीं बल्कि रण से जो है वो ब्रिटिश रूल हमारे देश में खत्म होगा। चलिए, एक्सट्रीमिस्ट फेज के बाद एक तीसरा फेज आता है इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में, और इस फेज का नाम रहता है गांधीयन फेज। गांधीयन फेज 1919 से लेकर 1947 तक चलेगा, और इस फेज में जो लीडर सबसे ज्यादा पॉपुलर होंगे, जिनको सबसे ज्यादा लोगों का सपोर्ट प्राप्त होगा, और इन्हें जो है कहा जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह को वेपन के रूप में इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। गांधी जी जो थे उन्होंने नया जो है वो रास्ता दिखाया भारतीयों को, ताकि भारतीय जो है वो अहिंसक रूप से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सके। गांधीयन फेज में बहुत सारे जो है आंदोलन चलाए गए गांधी जी के द्वारा, और ये आंदोलन बहुत ही ज्यादा असरदार हुए। इन आंदोलन के कारण भारतीय एकता जो है वो बढ़ा, और फाइनली जो है वो इंडिया गांधी जी के संघर्षों के कारण, गांधी जी के प्रयासों के कारण जो है आपका आजाद हुआ। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बच्चों गांधी जी एंड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आप देखिएगा कि महात्मा गांधी हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध जो है एक क्रांतिकारी नेता थे। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। और गांधी जी जो है 1915 में भारत में आए थे, और भारत में आकर के गांधी जी ने भारत के कई हिस्सों में जो है वो यात्राएं की, और इन यात्राओं में गांधी जी को एक बात समझ में आ गया था कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में था वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटिव था, डिस्क्रिमिनेटरी था, और ब्रिटिश रूल के कारण इंडियंस को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा था। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा इंडिया में बढ़ गया था ब्रिटिश रूल के समय में, और इन सभी को देख करके गांधी जी काफी ज्यादा दुखी हुए, और गांधी जी ने ये तय कर लिया कि वो अंतिम सांस तक ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में संघर्ष करेंगे, और इंडिया को जो है ब्रिटिश रूल से फ्रीडम दिलवा करके ही रहेंगे। अभी गांधी जी का जो पूरा संघर्ष रहा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, वह सत्याग्रह के माध्यम से रहा। सत्याग्रह एक वेपन के रूप में गांधी जी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अभी ये सत्याग्रह क्या है, तो बच्चों आप देखिएगा, सत्य के लिए संघर्ष करना बिना किसी हिंसा के, इसे ही सत्याग्रह कहा जाता है। तो गांधी जी का बहुत ही उत्तम विचार था। गांधी जी कहते थे कि यदि हमारा संघर्ष जो है अन्याय के खिलाफ है, यदि हम सत्य के साथ हैं, तो यदि हमारा जो प्रयास है वो लगातार अहिंसक रूप से चलता रहे, तो हम एक न एक दिन जरूर सफलता पाएंगे।
और गांधी जी बहुत ही सिद्धांतवादी नेता थे। गांधी जी का जो भी सिद्धांत था उस सिद्धांत को गांधी जी पहले अपने ऊपर लागू करते थे और फिर जो है लोगों को प्रेरित करते थे कि उनके सिद्धांतों को लोग पालन करें। गांधी जी का मानना था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है गांधी जी के लिए बहुत ही बड़ा सिद्धांत था। आप देखिएगा बच्चों कि गांधी जी ने जो है सत्याग्रह की मदद से जो है बहुत ही बड़ा बदलाव भारत के नेशनलिस्ट मूवमेंट में लाए और एक दो नहीं बल्कि 3 सत्याग्रह जो है गांधी जी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा कौन से 3 सत्याग्रह जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का। तो चंपारण सत्याग्रह 1916 में चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने जो है वह इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए सत्याग्रह किया था, जिसमें जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे वो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किए थे और ये चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो सफल हुआ और अंग्रेजों को जो है वो गांधी जी के सामने जो है वो झुकना पड़ा। नेक्स्ट जो सत्याग्रह था उसका नाम था खेदा सत्याग्रह। खेदा सत्याग्रह में जो किसान थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हाई लैंड रेवेन्यू टैक्सेस के डिमांड से काफी ज्यादा परेशान थे। तो खेदा सत्याग्रह में गांधी जी ने जो है वो किसानों के लिए जो है वो आंदोलन किया और इस खेदा सत्याग्रह में जो है किसान का जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस था उससे अंग्रेजों को कम करना ही पड़ा और खेदा सत्याग्रह भी गांधी जी के प्रयास के कारण सफल हुआ और ये जो खेदा सत्याग्रह था वो 1917 में ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर एक सत्याग्रह था 1918 में जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी जी के द्वारा और इस सत्याग्रह का नाम था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो सत्याग्रह था इसमें बच्चों आप देखिएगा कि जो गांधी जी थे उन्होंने वर्कर्स के वेजेस को बढ़ाने के लिए जो है वो आंदोलन किया था। आप देखिएगा बच्चों कि जो मालिक थे कॉटन मिल के जो मालिक थे वो वर्कर्स का जो वेजेस थे वो नहीं बढ़ा रहे थे। इसी के लिए वर्कर्स ने जो है आंदोलन किया और इस आंदोलन में गांधी जी का साथ उन्हें मिला। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल के जो मालिक थे उन्हें झुकना पड़ा और फिर जो वर्कर्स थे उनका वेजेस को बढ़ाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो या खेदा सत्याग्रह हो या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो, ये तीनों सत्याग्रह को जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कराने में सबसे ज्यादा योगदान रहा महात्मा गांधी जी का। अब गांधी जी जो है वो देश के जो है वो एक नेशनल हीरो के रूप में इमर्ज हुए और लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है गांधी जी से उम्मीद हुआ। जहां जहां गांधी जाते थे वहां वहां बहुत ज्यादा जो है वो गांधी जी को समर्थन मिलता था। गांधी जी के विचारों को लोग जो है अपने जीवन में मानने लगे और एक नई दिशा की ओर जो है वो भारत का राष्ट्रवाद का आंदोलन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो अभी हमने देखा कि गांधी जी ने 3 सत्याग्रह को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और गांधी जी का जो पॉपुलैरिटी था वो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा था। गांधी जी जो थे उनके पॉपुलैरिटी के बढ़ने के कारण ब्रिटिशर्स जो थे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और भारत में राष्ट्रवाद जो था वो तेज गति से बढ़ते चला जा रहा था। इन सभी चीजों से जो है वो परेशान होकर के जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने राष्ट्रवाद को रोकने के लिए एक बहुत ही जो है वो बड़ा कदम उठाया और ये कदम था कि रौलत एक्ट को जो है वो लागू करना। तो रौलत एक्ट को भारतीयों के द्वारा ब्लैक एक्ट कहा जाता था। रौलत एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंदर ये प्रावधान था कि ब्रिटिशर जो है वो किसी भी भारतीयों को बिना किसी जो है वो ठोस सबूत के कम से कम
2 साल के लिए जेल में बंद रख सकते हैं। अभी रौलत एक्ट काफी ज्यादा जो था अत्याचारी कानून था और इस कानून के विरोध में भारतीयों ने जो है रौलत हड़ताल को ऑर्गेनाइज किया। अभी आप देखिएगा कि ये जो रौलत एक्ट था इसका विरोध पूरे देश में जो था वो तेज गति से बढ़ रहा था और इसी एक्ट के तहत जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 लीडर, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने जो है रौलत एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था और इन दोनों को जो है वो जेल में बंद कर दिया गया था। अभी इन दोनों लीडर्स को छुड़ाने के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग अमृतसर में है और इस मीटिंग में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा जो है वह प्लान बनाया जाना था कि किस तरीके से डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों से रिहा करवाया जाए। अभी इसी मीटिंग के बारे में जो है ब्रिटिशर्स को पता चल गया और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारतीयों को सबक सिखाने के लिए जो है एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को भेजे जिनका नाम था जनरल ओडायर। जनरल ओडायर अपने जो है वो दल बल के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे और उन्होंने जो जलियांवाला बाग का केवल एक गेट था जिससे लोग जो है वो जलियांवाला बाग में अंदर आते थे और बाहर आते थे, उस गेट को बंद करवा दिया और बंद करवा करके जनरल ओडायर ने जो है वो फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। अभी ब्रिटिशर्स के द्वारा फायरिंग में सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की मृत्यु हो गई और ये जो आपका घटना था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस घटना के बाद भारतीयों ने जो अंग्रेजों का जो निर्दयता पूर्ण जो चेहरा था वो देख लिया था। जलियांवाला बाग के बाद जो है वो भारतीय काफी ज्यादा जो है गुस्से में आ गए थे। जगह जगह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध हुआ था और जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था उसने पूरे भारतीयों को जो है वो झकझोर के रख दिया था। भारतीयों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंग्रेज जो है वो इतने हद तक जो है अपने स्तर को गिरा लेंगे और इतना क्रूरता के साथ जो है भारतीयों के खिलाफ जो है वो अपना काम करेंगे। तो जलियांवाला बाग के विरोध में जो है भारत के बहुत सारे लीडर्स ने अपने टाइटल को वापस किया। जैसे गांधी जी ने केसर ए हिंद के टाइटल को वापस किया और जो सर का टाइटल दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने भी जो है इस टाइटल को वापस कर दिया अंग्रेजों को। तो आप देखिएगा कि ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था इसके बाद भारतीय जो थे वो जो है काफी ज्यादा मजबूती से निर्णय लिए कि वह अंग्रेजों के खिलाफ जो है अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। जलियांवाला बाग जिस वर्ष में हुआ था उसी वर्ष में एक आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ और इस आंदोलन का नाम था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो इंडिया में मुस्लिम्स के द्वारा शुरू किया गया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ और इस खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने वाले जो लोग थे उनका नाम था अली ब्रदर, ठीक ना। तो हमारे देश में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 ब्रदर्स थे और इन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता है। इन्होंने ही खिलाफत मूवमेंट को भारत में शुरू किया था। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जो है अंग्रेजों के विरोध में की गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वो टर्की के सुल्तान जिनको हमारे पूरे विश्व में जो है वो मुस्लिम का हेड गुरु माना जाता था, उनको अंग्रेजों ने जो है उनके राजगद्दी से हटा दिया था। साथ में जो टर्की के सुल्तान थे जिनको खलीफा का उपाधि मिला था उनके साथ अंग्रेजों ने जो है वो दुर्व्यवहार किया था और इसी के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ भारत में मुस्लिम्स ने एक मूवमेंट चलाया था और इसका नाम था खिलाफत मूवमेंट।
अभी खिलाफत मूवमेंट भारत में चल ही रहा था। उसी समय जो नागपुर का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 में, उसमें जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत के लिए प्रस्ताव को जो है वो पारित किया गया और गांधी जी जो है उन्होंने लीड किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हिंदी में असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। अभी गांधी जी का मानना ये था कि भारत में अंग्रेज आए हैं भारतीयों की मदद से और भारत में अंग्रेज जो है वो आगे बढ़े हैं भारतीयों की मदद से, और अंग्रेज जो है भारत को तब तक छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक भारतीय अंग्रेजों को जो है वो मदद करना जो है बंद न कर दे। तो आप देखिएगा कि 1920 में जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो गांधीयन मूवमेंट की शुरुआत थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में इंडिया में। और इस मूवमेंट को जो है वो लीड किए गांधी जी ने। इस मूवमेंट में इंडियंस ने डिसाइड किया कि वो किसी भी रूप में जो है वो ब्रिटिश रूल का साथ नहीं देंगे। अभी इस मूवमेंट में आप देखिएगा बहुत सारे जो है वो इवेंट्स हुए, जैसे कि नॉन वायलेंस मैसेज को हमारे देश में गांधी जी के द्वारा जो है वो आगे की ओर बढ़ाया गया। उसके बाद जो इंडियंस थे उन्होंने जो है वो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया, ब्रिटिश टाइटल को जो है वो रिटर्न किए और जो आपका ब्रिटेन मेड गुड्स था उसकी जगह इंडियन मेड गुड्स का इस्तेमाल करना शुरू किए। और जो सबसे बड़ा बात था वो ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में चरखा को एक तरीके से आत्मनिर्भरता का प्रतीक के रूप में जो है वो भारत में बढ़ावा दिया गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो एक सबसे बड़ा आंदोलनों में से एक था जो कि हमारे देश में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में समाज के हर एक वर्ग ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है भारतीयों को यूनाइट करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो बच्चों आप देखिएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लीड करने वाले गांधी जी ने जो है एक बहुत ही यूनिक आइडिया जो है वो यूज किया। और आइडिया ये था कि गांधी जी का मानना था कि जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं वो खिलाफत मूवमेंट के मदद से अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी भारतीय जो हैं वो अंग्रेजों का ही विरोध कर रहे हैं। तो गांधी जी ने ऐसा सोचा कि क्यों ना खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक कर दिया जाए ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर जो है ज्यादा दबाव बनाया जा सके। गांधी जी ने जैसा सोचा वैसे ही किया। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को एक कर दिया और नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट एक होने कारण हमारे देश में जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी है उसको बढ़ावा मिला। अभी आप देखिएगा कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट तेज गति से जो है वो भारत में बढ़ रहा था और ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को रोके और साथ में जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरे का संकेत था ब्रिटिश रूल के लिए इंडिया में। अभी इन सभी चीजों को जो है वो समझ नहीं पा रहे थे ब्रिटिशर्स। तभी एक जो है वो घटना घटी और इस घटना को कहा गया चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट में जो विलेजर्स थे उन्होंने ब्रिटिश पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था और इस चौरी चौरा इंसिडेंट में करीब 22 ब्रिटिश पुलिस मैन जो है वो जो है आग में जल करके मारे गए। अभी ये जो था वो हिंसा था और गांधी जी का मानना था कि जो भी महान व्यक्ति होता है उनका जो सिद्धांत है उनके जीवन से जो है अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी रहे और उनके आंदोलन में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया जिसमें हिंसा का सहारा लिया इंडियंस ने। इसके कारण गांधी जी काफी ज्यादा
नाराज हो गए और गांधी जी ने जो है वो तुरंत ये तय किया कि वह जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेते हैं। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को अभी और ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, समझ की ज़रूरत है हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। अभी विड्रॉवल जब किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का भारत में, तब गांधी जी का जो है बहुत ज़्यादा विरोध इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके द्वारा किया गया, क्योंकि उनका मानना था इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स का कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी जी जो है वो जारी रखते चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, तो जो ब्रिटिश रूल था वो समाप्त हो जाता भारत से और भारत एक आज़ाद देश जो है वो बन जाता। लेकिन गांधी जी कभी भी जो है वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जो है वो साफ साफ कह दिया कि उनके द्वारा जो भी आंदोलन चलाए जाएंगे उसमें हिंसा का कोई भी जगह नहीं रहेगा। चौरी चौरा इंसिडेंट में हिंसा हुआ था, इसीलिए गांधी जी ने जो है वो तय कर लिया था कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे। और जैसा गांधी जी ने तय किया वैसे ही उन्होंने किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था 1922 के चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। अभी गांधी जी से नाराज होकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने जो है एक नया पार्टी बनाया। इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी जो है 1923 में बना था। स्वराज पार्टी का बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाया था, वो मानते थे कि अगर अंग्रेजों को अगर सबक सिखाना है और अंग्रेजों के जो भी पॉलिसी से उनका विरोध करना है, तो सबसे पहले जो है भारतीयों को भारी संख्या में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका पार्ट बनना पड़ेगा, भारतीयों को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और इसी सभी उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वराज पार्टी जो है 1923 में बनाया जाएगा। स्वराज पार्टी के जो फाउंडर्स थे वो थे मोतीलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास जी। सुभाष चंद्र बोस भी जो है स्वराज पार्टी के जो है एक इम्पोर्टेंट लीडर हुआ करते थे। अभी ये स्वराज पार्टी जो है वो बाद में 1934 में जा करके फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाएगा। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग में चेंजेस लाने के लिए जो है एक कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में, और इस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था 1927 में, और इस कमीशन में जितने भी 7 मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटिशर्स थे। साइमन कमीशन में भारतीयों को जो है वो जगह नहीं दिया गया था, और इससे काफ़ी ज़्यादा भारतीय जो है वो नाराज़ थे अंग्रेज़ों से। भारतीयों को ऐसा लगता था कि जो है देश उनका है, लेकिन फैसला जो है वो उनके द्वारा ना लेकर के जो है वो विदेशियों के द्वारा लिया जा रहा है। अभी साइमन कमीशन में भारतीयों को जगह ना देना जो भेदभाव है अंग्रेजों का भारतीयों के साथ, उसके बारे में बताता है। जो भी भारतीय थे वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे कि उन्हें जो है साइमन कमीशन में जगह नहीं दिया गया। उन्हें जो है वो इस लायक नहीं समझा गया कि साइमन कमीशन में उन्हें जगह दिया जाए। अभी जब साइमन कमीशन इंडिया में आता है तो भारतीयों ने जो है वो तय कर लिया था कि वो साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। तो आप देखिएगा कि जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया में आएगा तो भारतीय जो है वो विरोध करेंगे, और इस विरोध में एक बहुत ही फेमस जो है वो स्लोगन का इस्तेमाल किया जाएगा, और इस स्लोगन का नाम है गो बैक साइमन गो बैक, गो बैक साइमन गो बैक। अभी जगह जगह पे जो है वो ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाएंगे साइमन कमीशन के मेंबर्स को। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन के मेंबर जाएंगे वहाँ वहाँ मार्केट को बंद कर दिया जाएगा विरोध के रूप में। साइमन कमीशन जो था वो 1927 में बन करके 1928 में भारत में आया था, लेकिन जो इंडियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए था साइमन कमीशन को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया था
इंडिया में। तो आप देखिएगा कि एक ऐसे ही जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ जब साइमन कमीशन भारत में आया था। और इस विरोध को जो है वो लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। जो लाला लाजपत राय जी थे वो जिस विरोध का जो है वो लीड कर रहे थे, वो विरोध हो रहा था लाहौर में। अभी लाहौर पाकिस्तान में, लेकिन लाहौर जो है पहले इंडिया में हुआ करता था। तो विरोध के दौरान जो है अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय के ऊपर जो है लाठियों से कई बार वार किया और लाठियों के जो है वो चोट के कारण लाला लाजपत राय जी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में जो है लाला लाजपत राय जो है वो शहीद हो गए। तो भारत के एक वीर सपूत जो है वो अपना बलिदान दे दिया अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में। और ना जाने कितने भारतीयों ने जो है वो बलिदान दिया, तब जाकर के आज हम एक जो है आज़ाद देश में रह रहे हैं। तो उन देशभक्तों के बलिदान को जो है हमें नहीं भूलना चाहिए और देश का जो गौरव है उसे बनाए रखने के लिए हम भारतीयों को जो है एक साथ देश को महान बनाने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो भी मैं टॉपिक्स आपको समझाया हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।